हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं। मैथ बाय रवि शर्मा, एसएससी CHSL 10+2 फॉर ऑल क्लासेज। कहने का मतलब है कि जो मैथ आपको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं वो सभी कंपटीशन क्लासेज में आपके लिए अवेलेबल रहेगी। हर क्लासेज में आपको, हर कंपटीशन लेवल में आपको ये सवाल ज़रूर मिलेंगे। और आशा करते हैं कि एक एक सवाल को आप गहराइयों से समझने का प्रयास करेंगे। जब तक आप किसी चीज़ को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक वो चीज़ हमें गहराई से समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जिस घड़ी, जिस लम्हा, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार है, वो पल, वो लम्हा, वो घड़ी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। लेकिन चलने से पहले दो लाइनें आपके लिए हम लेकर के आए हैं। वो लाइनें ध्यान से सुनिएगा। वो लाइनें इस प्रकार हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती है कभी तालीम उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती है कभी तालीम उड़ानों की, क्योंकि वे खुद ब खुद जान जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। खुशबू तो खुशबू है, वह खुद ब खुद बह जाती है। खुशबू तो खुशबू है, वो खुद ब खुद बह जाती है। और खुशबू कभी मोहताज नहीं होती है कदर दानों की। कहने का मतलब है ये है कि अगर आप वाकई में आसमान को छूना चाहते हैं तो उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नाम हर जगह रोशन हो जाए, खुशबू की तरह फैल जाए, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, बस अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। ये टॉपिक रहेगा और ये टॉपिक हर लेवल में, हर मैथ के लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति है। आपको कुछ पॉइंट बताते हुए फिर हम सवालों पर चलेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके लिए मैराथन क्लासेज के रूप में बनेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री। ठीक है दोस्त मित्रों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में ये जो हम यहाँ पे जो ये बना रहे फिगर, ये आप देख रहे होंगे। ये फिगर है, ये हमारा मूल बिंदु होता है, यानी जो ये एक्स अक्ष रेखा होती है, एक्स अक्ष की रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, इसको हालांकि रेखा कहते हैं लेकिन हम लोग इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है। क्यों? क्योंकि इधर माइनस के सारे नंबर होते हैं। वाई डैश होता है क्योंकि इधर भी वाई में माइनस का होता है। यानी जो एक्स होता है वो भुज होता है। क्या होता है दोस्तों? एक्स जो होता है वो भुज कहलाता है। ठीक है, वाई जो होता है वो कोटि कहलाता है। ठीक है, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए। पहले हमेशा भुज लिखा जाएगा, बाद में हमेशा कोटि लिखा जाएगा। पहले यक्स की वैल्यू आती है, फिर बाद में वाई की वैल्यू आती है। दोस्तों, इस जो कार्तीतल बनाया है हमने, इसने जो है यक्स अक्ष और वाई अक्ष ने 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया है। ये हमारा इसमें जो भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। एक्स अक्ष में इस रेखा पर जब हम चलते हैं सारे हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। और जब वाई के ऊपर जाते हैं, वाई अक्ष की ऊपर रेखा पर जाते हैं, तो इसमें भी सारे नंबर हमें पॉजिटिव मिलते हैं। इसलिए ये दोनों, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई का भी मान पॉजिटिव होता है। इसलिए ये हमारा प्लस कॉमा प्लस जो है प्रथम चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा आता है सेकंड चतुर्थांश, यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा यक्स जो होता है वो माइनस का होता है और वाई जो होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, यानी भुज जो होती है वो माइनस की होती है, कोटि जो होती है वो प्लस की होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये हमारा सेकंड चतुर्थांश हो जाता है। ठीक है, अगला आता है तीसरा। इसमें हमारा यक्स भी माइनस का होता है, वाई भी माइनस का होता है, दोनों माइनस के होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यक्स में भी माइनस दिशा में चलते हैं, ऋणात्मक दिशा में, वाई में भी ऋणात्मक दिशा में चलते हैं। अब आते ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है,
और आगे आते हैं फोर्थ में, देखते हैं क्या है फोर्थ में। यक्स में चलते हैं। पहले हमने क्या कहा था, पहले हमेशा यक्स रहता है, वो बाद में वाई रहता है, ठीक है। उसके बाद में वाई वाला हमेशा इधर यहाँ पे माइनस का रहता है, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट, वो सॉरी फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है दोस्तों, चतुर्थांश। आप देखिए यहाँ तक तो हमने आपको उम्मीद है, आशा है कि हमने समझाने का भरसक प्रयत्न किया होगा। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, और ये चतुर्थांश होता है। आपसे बाय द वे पूछ दे कि यहाँ पर 3,5 कहाँ मिलेगा, 3,5 ध्यान से देखिएगा। आप इनके पहले नंबर पे ये जो बिंदु दिए गए हैं, इनके आपको सिंबल देखने पड़ेंगे, साइन देखना पड़ेगा कि साइन कैसे हैं। दोनों प्लस के दिख रहे, इसका मतलब हमारा ये फर्स्ट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। मतलब 3 1 2 3 यहाँ पे होगा, और 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जो कटान बिंदु एक दूसरे को मिलेगा, ये सीधी यहाँ से यहाँ पे मिलेगा, और ये यहाँ से, यानी ये पॉइंट होगा इसका, ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक, अभी हम सवाल समझाएंगे तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। दोस्तों अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। आप चाहे तो अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे तो नोट भी कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे माध्यम से अगर किसी का लाभ हो रहा है, किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये तो इसका बेसिक था, बिल्कुल इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बेसिक पार्ट था, ये जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखिए, अब हम चलते हैं आगे की ओर, अग्रसर होते हैं। आगे की ओर बात कही जाती है, अगर मान लीजिए अगर हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, कौन से 2 बिंदु, अगर हमें x1, y1 दिए गए हैं, x1, y1 तथा x2, y2 2 बिंदु दिए गए हैं, तो उनके बीच की दूरी x1, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद होगा। d बराबर होता है √ax1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला था, या और करके इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले होते हैं, चाहे आप इसका यूज करिए चाहे आप इसका यूज करिए, दोनों का मान सेम आता है निकल कर सॉल्व करने पर, ठीक है दोस्तों। दूसरा सूत्र होता है, दूसरा सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का थोड़ा फिगर भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु है हमारा A और इसके निर्देशांक है x1, y1, ये हमारा B है, इसके निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, अगले सूत्र पे। अभी तो हम सूत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि कहा, अगर कोई एक रेखा खींच दी गई है, अगर जैसे 2 बिंदु हमें दिए गए x1, y1, अगर 2 बिंदु दिए गए x2, y2, जैसे ये 2 बिंदु हमें दे दिए गए, और इन्होंने कहा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे पता करेंगे हम लोग, हमने यहाँ पर एक फिगर बना लिया, मतलब ये रेखा खींच ली, इसका मान लेते हैं ये A है, इसका बिंदु x1, y1 है, इसका B है, ये है x2, y2, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं AB को, जो उसके बीच की रेखा होगी, बीच का बिंदु को यही तो होगा, इसको मान लेते हैं x1, x, y, ठीक। इसके निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है x1, y1 बराबर x1 प्लस x, y बराबर x1 प्लस x2, सॉरी x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये सूत्र होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। अब हम तीसरे सूत्र पर चलते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, पूरा बाकायदा एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, इसको इरेज करने जा रहे हैं। आपके लिए थोड़ा समय है और देख लीजिएगा, इरेज कर लीजिए, मतलब इसको नोट कर लीजिए और याद भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक एक पल, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। यदि हमने अगर थोड़ी भी लापरवाही कर दी तो हम लोग
जॉब से हाथ धो बैठेंगे, ये तो पक्की गारंटी है। इसलिए कह रहे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के दुनिया में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको अगर 4 पैसे कमाने तो उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, उसमें भी मेहनत करनी, बिना मेहनत उसमें भी कोई रुपए नहीं देगा। जब तक आपको सुबह से शाम तक 8-12 घंटे रगड़ाएगा नहीं, तब तक आपको एक भी रुपया नहीं मिलने वाला, ऐसा समझ लीजिए। और उम्मीद है, आशा है कि आप मजदूरी को तो नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान मजदूरी का तो भविष्य में भी नाम नहीं लेंगे, मतलब अपने ड्रीम में भी, अपने सपने में भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे अगर मजदूरी करेंगे तो फिर उनका जीवन व्यर्थ है। ये पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है, माँ बाप की सब मेहनत बेकार है। तीसरा सवाल, तीसरा मतलब हमारा पॉइंट है, अगर 2 बिंदु दिए गए हैं जो रेखाखंड ए बी को, मतलब एक कोई रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड जो ए बी है को 2 बिंदु कौन कौन से, x1, y1, ठीक है, x1, y1 व x2, y2 जो है x1, y1 और x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। अंतः विभाजित का मतलब आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अंतः विभाजित करते हैं तो अंतः विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता देते हैं। वो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देशांक मान लेते हैं x, y हैं, ठीक है। आप फिगर इसका समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई ये हमारी रेखा ए x1, y1, ये b है x2, y2। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये कोई अंतः विभाजन बिंदु है, मान लेते हैं इसको m1 अनुपात में काटते हैं, इसको m2 में विभाजित करता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो, इसका फॉर्मूला होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक। और इसी प्रकार से जो y अक्ष का होता है वो भी इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। ये इसके बिंदुओं के निर्देशांक का सूत्र होता है, ठीक है। जब कोई 2 बिंदु दिए गए होते हैं x1, y1, x2, y2, तो उसके जो अंतः विभाजन कोई बिंदु होता है, उसके अंदर दोनों रेखाओं के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होता है जो उसको, मान लेते हैं ये बिंदु P है और इसको x, y में विभाजित, मतलब m1 और m2 में अनुपात में विभाजित करता है, तो ये बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यही होता है, ठीक है। अब हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र बाह्य विभाजन का बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो बाह्य के लिए यही रहेगा, बाह्य विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक, देखिए ध्यान से, बाह्य बिंदुओं के निर्देशांक बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला होगा, बस खाली चेंजिंग इतनी होगी कि प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। अब किसे मान लेते हैं, ये बाह्य कर रहा है, ये कोई 2 बिंदु है ए x1, y1, b, ये बिंदु b है x2, y2, और ये कोई बिंदु p है जिसके निर्देशांक हमारे पास दिए गए x, y। इसके बाह्य के लिए क्या हो जाएगा, x, y बराबर फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। ऐसे y के लिए होगा, क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ये बिल्कुल यही फॉर्मूला इसका भी सेम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आपको एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे पूरा, बशर्ते आपको करना का वीडियो को पूरा का पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको वीडियो, मतलब जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है शायद अगर आपका IQ लेवल ज़्यादा होगा तो शायद भले भगवान की कृपा से समझ में आ जाए। हम चाहते हैं कि आपको 100% समझ में आए, लेकिन 100% तभी आएगा समझ में जब हम 100% ध्यान लगाएंगे, और जब ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। हमारा ध्यान दूसरे काम पे चला जाता है तो हमारा लक्ष्य
मतलब उससे हट जाता है, ये चीज़ है। अगर किसी कार्य पर ध्यान देते हैं तो उसका मतलब पूरा का ध्यान उसी पर होना चाहिए, दूसरे पर नहीं होना चाहिए। हाँ, बाय द वे अगर कोई दूसरा काम बीच में अगर ज़रूरी है तो फिर उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अब ज़रूरी नहीं है फिर भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम सवालों पर चलते हैं। अभी तक तो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, अब हम सवालों पर चलते हैं। सवालों पर चलने का मतलब ये नहीं सवाल के ऊपर चलेंगे, सवाल हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कहा है अगर जैसे दो बिंदु दिए गए हैं, कितने, दो बिंदु हमें दे दिए गए हैं। पहला सवाल देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा और आपको इतनी गहराई से समझाएंगे एक एक पॉइंट कि आपके भेजे में, आपके दिमाग में वही चीज़ आएगी जो चीज़ आप समझना चाहेंगे। दोस्तों चलिए, कहा है कि दो बिंदु कोई दे दिए गए हैं, मान लेते हैं कोई दो बिंदु अपनी तरफ से मान लेते हैं, कोई भी दो बिंदु मान लीजिए। मान लिया हमने 3,5 तथा 3,5 हो गया। ठीक, और बताओ भाई, और कोई बताओ ऐसा 9 कॉमा, हाँ 9 कॉमा इसका 15। चलिए देखिए ध्यान से, इनके बीच की दूरी बतानी है। क्या बतानी है? दूरी। फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके, अंडर रूट x1 ये 3 हो जाएगा, x2 9 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर बराबर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, जो है एक मिनट, यहाँ पे 17 ले लो। ठीक, 17 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा हिसाब आसानी, क्यों इसका रीजन हम बता रहे हैं। ये कितना हो जाएगा अभी बता रहे, इसका रीजन क्यों, इसका पूरा आंसर रूट से बाहर आ जाएगा। अभी देखिए, ये माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे थे। सॉरी 9 लिखे यहाँ पे, 5 नहीं होगा, हाँ 17 में से 9 गए, 8 बचेंगे माइनस के, ये 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 100 निकल के आ गया, इसका मतलब ये हमारा 10 इकाई आ जाएगा। ठीक है, ये डी का मान है, यानी जो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 10 इकाई है। ठीक, वो 10 इकाई है। ये पहला सवाल है आपके लिए, बहुत ही शानदार सवाल। चलिए दोस्तों, अब हम आगे कोई भी बिंदु ले लेते हैं दो, और उसका फॉर्मूला यही होता है और आपको सॉल्व करना है ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है हम लोगों के लिए, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल लेकर के आए हैं। दूसरा कोई भी आप अपने मन से देख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। मान लेते हैं दूसरा सवाल हमारे सामने दिया गया, आप किसी कोई ऐसा बिंदु लीजिए जिसे कि हाँ पूर्ण वर्ग संख्या निकले, पूर्ण वर्ग संख्या आए और वो पूरा वर्ग और वर्गमूल से बाहर आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, हम फोकस करते हैं। आप किसी कोई ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे हम अगर 5 और 12 का बनाए तो बन जाएगा। 5 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 ले लिया और दूसरे बिंदु में दूसरे में क्या ले लेते हैं भाई बताओ, दूसरे में 2 ले लेते हैं। ठीक, और 12 बनाने के लिए इधर 10 ले लेते हैं, और वो सॉरी 10 बता रहे, इधर ले लेते हैं हम लोग कितना, इधर 14 ले लेते हैं और इधर 2 ले लेते हैं। ठीक, बन गया हिसाब। देखिए ध्यान से, अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। डी बराबर अंडर रूट 7 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए बहुत ध्यान से, ये 7 माइनस 5 2 का मतलब 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर बन गया ना सीधे सीधे। ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये जोड़ने पर 169 आएगा। और आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है और आप जानते भी हैं कि 169 किसका वर्गमूल होता है, वो 13 का ही होता है। बट आप जो है लास्ट में इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है ये भी देख लीजिएगा। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, और जैसे कि आपके से कोई भी सवाल लिया, आपके से कहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, 2 बिंदु कोई भी ले लेते हैं। जैसे 2 बिंदु दे दिए गए, एक मिनट, थोड़ा बिल्कुल सवाल को समझना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई एक रेखा ए बी का बिंदु, एक रेखा ए बी का बिंदु ए कितना दिया गया है, 2 कॉमा माइनस का 3, तथा बी जो है वो कितना दिया गया है, 10 कॉमा वाई दिया गया है।
ठीक 10 कॉमा वाई दिया गया है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है तथा इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, दूरी जो d बराबर दी गई है कितनी दी है 10 इकाई। वो ए भी लिखो, आप एक यही लिख लो या ए भी लिख लो, बात एक ही है, 10 इकाई दी गई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, y बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, वर्ग अब किसे सब कुछ मतलब हमें बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है। अब किसे देखिए, ये एक रेखा है, ठीक, ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 इकाई दी गई है। ठीक, सवाल में ही दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की, समझ पा रहे हैं आप, यहाँ से। और ये बिंदु कितना दिया गया 2 कॉमा माइनस का 3, और ये कितना दिया गया है 10 कॉमा वाई, मतलब हमें इस वाई का मान बताना है। हम जानते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इसमें बराबर में दूरी दी गई है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, x1 की जगह पे 2 हो जाएगा, x2 की जगह पे 10 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे -3, y2 की जगह पे y हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इसको रूट को जब इधर हटाएंगे तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा। ये 2 माइनस ये 2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर, और ये माइनस कॉमन लोगे तो y+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ये 100 हो जाएगा। ये इसको उधर ले जाओ, 8 × 64 हो जाएगा। ये y+3 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस का 64, मतलब ये 36 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अंडर रूट लगा देंगे, प्लस माइनस y+3 बराबर प्लस माइनस का 36। एक बार क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर y के 2 मान आएंगे निकल के, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस लेंगे तो क्या होगा, y+3 बराबर 6, यानी y बराबर 6 माइनस का 3, यानी y बराबर 3 इकाई आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए। और ऐसे ही माइनस वाला लेने पर, माइनस में लेने पर क्या, y+3 बराबर माइनस का 6, यानी ये आ जाएगा माइनस का 9 इकाई। ठीक है, या तो मतलब, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, निगेटिव कभी होती ही नहीं है। ठीक है, वो माइनस लगा है उसका लेकिन कोई मतलब नहीं, वो y जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, दूरी यहाँ पॉजिटिव रहेगी। ठीक, इसको भी हम इरेज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अग्रसर होते हैं अगले सवाल की ओर। अब किससे देखिए, अगला सवाल यही है लेकिन थोड़ा परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन इतना है, परिवर्तन सिर्फ इतना है कि अब किससे बिंदु बदले हैं, 4,6 और 1,y, 4,6 1,y, बस इतना सा अंतर है। और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 5 इकाई दी गई है, बस इतना सा अंतर है सवाल में। और कोई मित्रों साथियों कोई परिवर्तन नहीं है। आपको करना है क्या, हमने फिर से वही बताया, फिगर में देखिए आप समझिए, ये ए है, ये कितना 4,6 बिंदु दिया गया, ये बी है 1,y दिया गया, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई 5 इकाई, 5 इकाई दी गई है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा 5 इकाई दी गई है। अब क्या करते हैं, ये भी बराबर अब किसे 5 इकाई दी गई है, फिर से वही काम करेंगे, एक मिनट, फिर से वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे ये 5, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 5। ठीक, 5 ऐसे समझिए, ये रूट इस उधर चला गया, स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर उधर चला जाएगा, और इधर 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर में 25 माइनस का 9 बराबर 16। ठीक है, 6 माइनस का y बराबर अंडर रूट 16 प्लस माइनस का 6 माइनस y बराबर प्लस माइनस 4 आ जाएगा। बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह से, जैसे प्लस चिन्ह लिया था, प्लस चिन्ह लेने पर 6 माइनस y बराबर 4, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, y बराबर 2 आ जाएगा पहले में। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लेने पर माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, जब माइनस का 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 6 प्लस 4 बराबर y, मतलब y को उधर ले गए 4 को इधर ले आए। ठीक है, तो y बराबर 10 हो गया है, ये इकाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, बस
अगला सवाल देखते हैं। फिलहाल उम्मीद है इस टॉपिक में आगे पहले इसको आप देख लीजिएगा, पूरा सीन कर लीजिएगा, अच्छे से सीन कर लीजिएगा, फिर हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, एक एक पॉइंट को कीजिएगा, हम आपके साथ हैं और पूरी मेहनत करेंगे, और बशर्ते आपको मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चौथे सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। आज इस सेशन में आपके लिए इसी टाइप के सवाल मिलेंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी सवाल लगे उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब जैसे हम आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो सवाल जल्दी लगेंगे। ठीक है, फॉर्मूले अगर नहीं याद है तो सवाल लगना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। एक अब एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज दिया गया है, उसके 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। ये ए है, इसका x1, y1 है, ये बी है, इसका x2, y2 है, ये सी है, इसका x3, y3 है। अब सीधी बात है कि जब हमें यहाँ पर ये जब तीनों बिंदु अगर संरेख दिए होंगे, पहली चीज अभी संरेख की बात नहीं है, यहाँ पे संरेख और संरेख की बात नहीं है, यहाँ पे कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ABC का, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1। देखो x1 और x2 x3 लाइन से चलते हैं। ठीक है, y2 माइनस का y3 और x2 y3 माइनस का y1 और x3 y1 माइनस y2, इसका क्रम होता है। आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग होती है y2 माइनस y3 से, यहाँ से ये y2 है, y2 और ये y3 है। ठीक, y2 माइनस का y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, क्रम याद रखना, बस आपको क्रम नहीं भूलना है इसका बिल्कुल भी। 3 बिंदु के निर्देश, जैसे कि त्रिभुज की आपकी कोई भी 3 बिंदु दे दिए गए आपके सामने। अब जैसे ये सवाल है, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम आपको सवाल समझाने जा रहे हैं। सवाल देखिए, इसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, सवाल समझिए, सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, फॉर्मूला आपके सामने फिर से लिख देंगे हम, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम पूरा आपको समझाएंगे बाकायदा। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये तीनों क्या है, इस त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस शीर्ष के अब किसे बिंदु दे दिए गए, बिंदु कौन कौन से, -4, -3, -4, दिए गए हैं, और अगला दिया गया है 3, -3 दिया है। ठीक है, अगला 3, -3 दिया गया है, और अगला सी वाला निर्देशांक जो दिया गया है 5,3 कहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसको बताने से पहले हम आपको ये बात क्लियर करा दें कि x1 का मान हमारा -4 है, x2 का मान हमारा 3 है, और x3 का मान 5 है, y1 का मान -3, y2 का मान -3, y3 का मान 3। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाते हैं। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y, हमने क्या y2 से स्टार्टिंग करनी है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, अब मान रखते हैं, हमारे पास सारे मान दिए गए हैं। 1/2 x1 का मान -4 है। ठीक, y2 का मान कितना, देखिए ध्यान से, -3। ठीक है, -3, फिर माइनस है, और y3 का मान 3। ठीक है, चलो हाँ ठीक सही है, -3 हो गया, प्लस x2 का मान 3 है, y3 का मान 3, y1 का मान -3, मतलब प्लस का हो गया। ठीक है, y3 का मान 3 और y1 का मान -3। ठीक, सही है, ये भी सही है यहाँ तक। x3 का मान देखिए 5, y1 का मान -3, y2 का मान माइनस का है, +3, मतलब ये तो दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 1/2 इधर हो जाएगा -4, इधर होगा -6, और इधर होगा 3 × 6, और इधर होगा 0। ठीक, ये जोड़ो कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस होगा 24, और ये होगा 6 × 18।
जब सॉल्व करेंगे तो 1/, ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 42, 2 से भाग कर देंगे तो 21 आ जाएगा। मतलब कि 21 वर्ग इकाई इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 21 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे, आप एक एक पॉइंट समझते चलिए, हम आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहा सवाल में। हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बताने वाले ये हैं कि अगला जो टॉपिक है, अगला इसी में ही है, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। अच्छा, त्रिभुज के अंदर केंद्रक होता है, उसको गुरुत्व केंद्र बोले या केंद्रक बोले। जैसा ये त्रिभुज बना है, और ये भी फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं, ABC। ठीक है, इसके निर्देशांक x1, y1 है, इसके x2, y2, 3 ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 ही होते हैं और इसके अलावा होते ही नहीं हैं। ठीक, 3 शीर्ष होते हैं। अब कहा है इसका ये, अगर इसका ये बताना, इसके इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये हम बताते हैं। गुरुत्व केंद्र या केंद्रक के निर्देशांक के मान बताने हैं। यानी कि जो इनके निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। अगर इसको हम लोग x, y मान ले तो इसको p जो है x, y मान ले तो कैसा रहेगा, बिल्कुल बात सही रहेगी। आप इसका जो फॉर्मूला होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, ये सूत्र होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम उस टॉपिक पे लगाएंगे जो आपको हमने फॉर्मूले बताए थे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक रेखा दी है जैसे, अब सवाल नंबर आगे देखते हैं, सवाल नंबर 4। हाँ 4 है सवाल नंबर, जो भी है 4, 5 जो भी है, नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपकी से अगर मान लीजिए 2,4 दिया है तथा अगला बिंदु कहा है 4,6, तो कहा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं वो आपको बता चुके। x1 का मान 2, x2 का मान 4, y1 का मान 4 और y2 का मान 6। मध्य बिंदु के निर्देशांक के जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको पहले सूत्र में बताया है। ये 2 बिंदु दिए हैं, ये A है, ये हमारा 2,4 है, ये B है, ये हमारा 4,6। इसी के बीच में कोई बिंदु P होगा। P बिंदु के निर्देशांक हमने x, y मान लिया, वो बराबर हो जाएंगे इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, x, y ऐसे रखेंगे। x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, y1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 6/2 और ये 10/2, ये 3 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, यानी ये कौन सा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का पेपर में अगर कोई भी सवाल आता है तो आपको देख करके आंसर बताना है। इनको जोड़ो, 2 से भाग करो, इनको जोड़ो, 2 से भाग करो। यानी पहले वाले बिंदु का x1, दूसरे वाले का x2, पहले वाले का y1, दूसरे वाले का y2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक, हाँ एक सवाल हम आपके सामने और दे रहे हैं, बढ़िया सवाल है। अब किसे मान लीजिए दे दिया हमने आपको 5,5 और अगला दे दिया हमने आपको, अगला नंबर सवाल दे दिया मतलब 7,9। अब बताइए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। मध्य बिंदु x1 बराबर हमारा 5 है, x2 हमारा 7 है, y1 5 है, y2 9 है।
बस कुछ नहीं, इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना, यही तो बताया था हमने। शॉर्ट ट्रिक हमने यही तो बताई आपको कि मतलब इन दोनों को जोड़ो 12 और इनको जोड़ो ये 14/2, सीधे सीधे इनको भाग कर दो, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यानी 6,7 हमारा आंसर हो जाएगा। बस बताइए कुछ प्रॉब्लम। हमने क्या कहा, x1 x2 को जोड़ो, y1 y2 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब आप खुद ही देख के बता देंगे ना, आप खुद देख के बता देंगे। आपको ट्रिक बता रहे, आप ट्रिक पर फोकस कीजिए। आपका अब किसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 9 कर दिया, अब बताइए यहाँ पे हमने 3 कर दिया, 5 3 8/2, 9 9 18/2, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए तो आ जाएगा 4,9 आ जाएगा x, y का मान। बस बताइए क्या दिक्कत है। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपके सामने आपका सवाल होगा, ठीक है। उम्मीद है आज के इस सेशन में इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। बस हम जो मेहनत करें उसका नतीजा हमें ये मिले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप बस क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपका इतना सहयोग चाहिए हमें, और कुछ आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।